All right, let's formally begin with today's session. सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है आज का। लास्ट टाइम हमने पास्ट पेपर्स के हिसाब से यूनिट 1A की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट ली थी और कुछ बेसिक गुफ्तगू की थी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन वगैरह के हवाले से और स्क्वायर नंबर्स क्यूब नंबर्स के हवाले से डिफरेंस भी देखा था। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम सबसे पहले ये समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालना और उनमें डिफरेंस क्रिएट करना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, और फिर ये बताना कि पास्ट पेपर्स में सवालात किस तरह से आते हैं और उन्हें किस तरह टैकल करना होता है। तो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो कोई चैट बॉक्स में मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चलिए मैं बात करता हूं, मुझे आप बताएं फैक्टर्स ऑफ 12। स्पेसिफाई कर देता हूं, लेट्स बी स्पेसिफिक। इफ आई टॉक अबाउट फैक्टर्स ऑफ 12, टू इंटू सिक्स, थ्री इंटू फोर, सही। अच्छा, अभी ये फैक्टर्स हैं, तो अब मैं अगर वन से याद रखें, कभी किसी नंबर के फैक्टर्स लिखने हो ना, कभी किसी नंबर के फैक्टर्स लिखने हो तो वन से स्टार्ट करना। क्या वन के टेबल में 12 आता है? मैंने कहा यस, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो वन हो गया। फिर क्या टू फैक्टर है? तो देखो, इज 12 डिविजिबल बाय टू, या क्या टू के टेबल में 12 आता है? इज 12 अ मल्टीपल ऑफ टू? 12 के टेबल में 12 अगर टू से डिवाइड हो जाता है तो हमने कहा टू भी फैक्टर है। क्या थ्री डिवाइड होता है? हमने कहा यस, थ्री भी फैक्टर है। क्या फोर डिवाइड होता है? हमने कहा यस, फोर भी फैक्टर है। क्या सिक्स डिवाइड होता है? हमने कहा यस, फाइव नहीं होता, फाइव फैक्टर नहीं है। फिर हमने कहा सिक्स है फैक्टर, उसके बाद है 12। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 12 के बारे में, तो ये है 1 2 3 4 6 एंड 12। और इफ वी टॉक अबाउट मल्टीपल्स ऑफ 12, तो मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या होंगे? व्हाट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ 12? तो वो नंबर्स जो 12 के टेबल में आते हैं। वेरी गुड, 12 24 36, 12 का टेबल। मल्टीपल ऑफ 12 का मतलब होता है 12 का टेबल, वो तमाम नंबर्स जो 12 के टेबल में आते हैं। तो 12 24 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 72, and so on. It goes on and on and on. It never stops. तो अगर मैं यहाँ बेसिक डिफरेंस क्रिएट करूं तो फैक्टर्स ऑफ 12 12 पे आके खत्म हो जाते हैं। फैक्टर्स हमेशा, जिस नंबर के फैक्टर्स की बात हो रही होती है, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे नंबर्स होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12 की बात की तो 1 से स्टार्ट किया, 12 पे मामला खत्म। जिस नंबर के फैक्टर्स हैं उससे ऊपर बात नहीं जाएगी, उससे नीचे नीचे ही होंगे। तो 12 के फैक्टर्स हैं, 12 पे मामला खत्म हो गया। जबकि मल्टीपल्स की जब बात करेंगे तो मामला शुरू ही 12 से होगा। तो यहां से हमें पता चला कि फैक्टर्स जो है ना, वो छोटे नंबर्स हैं, ये स्मॉल नंबर्स होते हैं। फैक्टर्स जो है वो स्मॉल नंबर्स होते हैं, और जो मल्टीपल्स है ना, वो बिग नंबर्स होते हैं। और फिर एक और बात, क्या स्मॉल नंबर्स हैं, लिहाजा फैक्टर्स ऑफ 12 की बात करें तो एंड्स एट 12, 12 पे आके खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बिग नंबर्स की बात करूं ना, तो वो शुरू ही 12 से होंगे। अगर मल्टीपल्स ऑफ 12 की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं स्टार्ट्स एट या स्टार्ट्स फ्रॉम 12, स्टार्ट्स फ्रॉम 12। तो एक बेसिक से डिफरेंस आया कि फैक्टर्स जो हैं वो छोटे नंबर्स हैं जो डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स हैं 12 के जो 12 को डिवाइड करेंगे और 12 से छोटे होंगे। और मल्टीपल्स ऑफ 12 का मतलब 12 का टेबल,
वो नंबर्स जो 12 के नंबर में आते हों, वो नंबर्स जो 12 के टेबल में आते हों, या जिन नंबर्स को 12 डिवाइड करता हो, जो नंबर्स 12 से डिविजिबल हैं, जो नंबर्स 12 से डिवाइड होके एक इंटीजर नंबर दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीपल्स। आसान भाषा में मल्टीपल्स ऑफ 12 का मतलब 12 का टेबल। और ये बड़े नंबर्स हैं जो शुरू 12 से होते हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि नेक्स्ट चीज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी पढ़ने से पहले एक एक काम करते हैं हम, एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एग्जामिनर बाज़ औक़ात हमें कहता है, ओ लेवल मैथमेटिक्स पेपर 1 में ये नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है, जहां एग्जामिनर हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालो। अब ये हमें समझ ही नहीं आता कि वो मांग क्या रहा है। भाई कभी भी कोई चीज निकालेंगे तो तब ना जब पता हो कि निकलवा क्या रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है 48 के प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड 48, देखिए रिक्वायरमेंट लिखता हूं कैसे आती है। एक्सप्रेस 48 as a product of prime factors। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट तो तब आंसर देंगे ना जब when we know what a prime factor actually is। प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं? तो कौन बता रहा है what are prime factors? चले, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये बताएं। what are prime numbers? वेरी गुड, एग्जाम्पल दिया, बट 1 is not included, number that do not come in any table except 1। very good, it's a generalized definition that you have given, very good। तो मैं सिंपल लफ्जों में कहता हूं प्राइम नंबर्स, these are numbers which are divisible only by itself and 1। These are numbers which are divisible only by itself and 1। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या 1 प्राइम फैक्टर है? क्या 1 प्राइम फैक्टर है? सवाल ये आता है, इज 1 अ प्राइम फैक्टर? तो मैंने इसका जवाब पहले ही लिखा हुआ था, जो आपने यकीनन पढ़ा भी होगा, कि 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। व्हाई? अच्छा, उसूलन देखा जाए तो 1 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, लेकिन 1 तो 1 ही है ना। तो इसीलिए 1 मतलब दो नंबर्स होने चाहिए जो डिवाइड करते हो, एक 1 और एक वो खुद। लेकिन 1 और वो खुद 1 ही है, तो फिर वो तो एक ही नंबर हो गया। इसीलिए 1 प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। तो याद रखें, कभी पेपर 1 में आए ना लिस्ट द प्राइम नंबर्स, तो अगर उस लिस्ट एक मार्क के लिए रिक्वायरमेंट आई कि भाई इतने नंबर्स में दे रहा हूं, उसमें से प्राइम नंबर्स बताओ कौन से, तो आप बोलेंगे कि तमाम नंबर्स जो आपको जहन में है वो आप लिखेंगे, लेकिन 1 मत लिखिएगा। इफ यू हैव इंक्लूडेड 1 in your list, then the 1 mark will not be awarded। अगर आपने 1 को शामिल कर लिया तो आपको एक नंबर जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। इस चीज का ख्याल रखें। तो प्राइम नंबर्स वो हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, और 1 इस डेफिनेशन को पूरा नहीं करता, इसलिए हम कह रहे हैं 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जब एग्जामिनर ने कहा कि 48 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करो, तो हमने एक वर्किंग करनी है और उसके थ्रू हमने काम शुरू कर देना है। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे थे? 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर भी नहीं, प्राइम फैक्टर भी नहीं।
अच्छा 48 का प्राइम फैक्टर्स निकालने ना मुझे, प्राइम फैक्टर्स क्या चीज है ये प्राइम फैक्टर्स? तब देखिएगा, अगर 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालने का कहा है तो प्राइम फैक्टर्स वो होंगे जो 48 के फैक्टर्स होंगे और प्राइम नंबर्स होंगे। अगर मुझे कहा जा रहा है कि 48 के प्राइम फैक्टर्स बताओ तो मुझे 48 को ऐसे फैक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है जो इटसेल्फ प्राइम नंबर्स हो, इसीलिए उसको नाम दे, खाली उसको फैक्टर्स नहीं कहा जा रहा, उसे प्राइम फैक्टर्स कहा जा रहा है। तो अब क्या मतलब है? तो हमने एक लाइन बना के यहाँ वर्किंग शुरू की। अच्छा बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? बच्चे बोलते हैं सर एक काम करें 48 का एलसीएम निकाल लें। तो भाई याद रखें एलसीएम या एचसीएफ कितने नंबर्स का होता है? एटलीस्ट फॉर 2 नंबर्स, कम से कम 2 नंबर्स का होता है। तो आप अगर कह रहे हैं कि 48 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो 48 का एलसीएम निकालो, अक्सर बच्चों की जबान पे ये सुना है और आपके जहन में भी आया होगा कि भाई 48 का एलसीएम निकाल लो, 48 का एलसीएम निकाल लो। तो 48 का एलसीएम नहीं निकल एलसीएम नहीं निकलेगा, 48 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये जो वर्किंग है दिस इज नोन एज वर्किंग फॉर प्राइम फैक्टर्स, या इससे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है कि हम भाई प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो याद रखिए दिस इज नॉट एलसीएम, वर्किंग सिमिलर है, इसी तरह करते हैं एलसीएम की वर्किंग भी, बट इसे एलसीएम इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज दिस इज जस्ट वन नंबर, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट एलसीएम और एचसीएफ, we are going to call it working for prime factors। अच्छा करना क्या है? तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर कौन सा है? अगर प्राइम नंबर की बात करें, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2। वेरी गुड। तो मैंने कहा भाई 2 से स्टार्ट लेते हैं। अब जब तक 2 आता है, 2 टेबल में आता रहेगा, 2 चलता रहेगा 2। अच्छा देखा करें कैसे करते हैं। पहला डिजिट पकड़े 4 है, 2 2 जा 4। दूसरा डिजिट देखें 2 4 जा 8। फिर आए, अब किस टेबल में आ रहा है 24? आपने कहा फिर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 12 जा 24 हो गया। फिर 2 के टेबल में जा रहा है, दिस इज 2 6 जा 12। फिर 2 का टेबल 2 3 जा 6 एंड नाउ 3 का टेबल 3 1 जा 3। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर हम बात करें तो हमारा ये 48 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो बोला था, तो इट वुड बी व्हाट? 2 into 2 into 2 into 2 into 3, and a much better way of writing this is 48 is equals to 2 power 4 multiplied by 3. This is a much better form and a form that the examiner usually uses. 48 is equals to 2 power 4 multiplied by 3. सही है भाई? तो हमने 48 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अच्छा इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि 60 को एक्सप्रेस करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 60 को एक्सप्रेस करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आपने कहा 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, अब 2 के टेबल में नहीं जा रहा, 3 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 60 को अगर मैं लिखूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो इट वुड बी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। अच्छा फिर मुझे कहा जा रहा है 120 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करो। 120 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करो। मैंने कहा 2 6 जा 12 और फिर 0 लग गया, 2 3 जा 6 और 0 लग गया, 2 1 जा 2, 1 यहाँ कैरी हुआ, 2 5 जा 10, तो 2 15 जा 30, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो 60 का क्या आ गया भाई? 2 क्यूब into 3 into 5. We have expressed each of these numbers as a product of
प्राइम फैक्टर्स। सही है भाई। तो कभी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मांगे जाए तो आपके जहन में होना चाहिए व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू एंड हाउ टू मूव ऑन। अच्छा, अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। लेट्स टॉक अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। वेट, sorry, thank you. I have written 60 by mistake, it's 120. Thank you Maham for informing us. 120 is 2 cube into 3 into 5. सही है भाई, we have done this. चले, सब फिर क्या करना है भाई, इसी तरह आप लोग ध्यान से सुना करें, कोई ऐसी मिस्टेक हो तो बता आइडेंटिफाई किया करें, बिकॉज बाज औक़ात गलती से हो जाता है इस तरह का। तो प्लीज इससे टेस्टिंग भी हो जाती है कि आप लोग कितना जाग रहे हैं, तो जागते रहा करें। चले, अब हम बात करते हैं ये एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो हमने यहां कर लिया। सही है भाई, ये चीज तो हमने यहां कर ली। अच्छा, अब हम यहां बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एलसीएम। अच्छा, तो व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी सिर्फ सुने, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल and HCF is highest common factor. अच्छा, नाम पढ़ के क्या पता चलता है? Which is the bigger one? अगर मैं कहूं कौन सा बड़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बड़ा नंबर होगा या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक बड़ा नंबर होगा? अगर दो नंबर्स का मुझे HCF LCM दोनों निकालना है, तो बड़ा नंबर कौन सा आएगा? HCF बड़ा नंबर होगा या LCM बड़ा नंबर होगा? सब जरा इस पे जो है वो कमेंट करें। सब कमेंट करें, मजीद लोगों को कमेंट करना बाकी है, फटाफट कमेंट करें। तकरीबन वोट्स हैं HCF के और सिर्फ एक वोट जैनब का है, विच इज LCM। तो याद रखें, LCM बड़ा नंबर होता है और HCF छोटा नंबर होता है। नाम पे ना जाएं, काम पे जाएं। तो मैंने इतनी लंबी कहानी, वेरी गुड जैनब, जबरदस्त, वेल डन। मैंने इतनी लंबी कहानी सिर्फ इसलिए बताई थी मल्टीपल्स और फैक्टर्स की कि आपको ये पता चले कि बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो लोएस्ट, लेकिन आखिरकार है क्या? मल्टीपल है। एलसीएम की ताकत क्या है? मल्टीपल का होना। तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ भी कर लो, मल्टीपल से बड़ा नहीं हो सकता फैक्टर। मल्टीपल तो 12 के शुरू ही 12 से हुए, फैक्टर्स तो 12 पे खत्म हो गए। तो फैक्टर्स छोटे नंबर, मल्टीपल्स बड़े नंबर। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो लोएस्ट, लेकिन आखिरकार मल्टीपल है, इसका मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो हमने यहां सीखना यह है कि एलसीएम जो है वो एक बिग नंबर है और जो एचसीएफ है वो स्मॉल नंबर है, क्योंकि है तो हाईएस्ट, लेकिन है क्या? फैक्टर। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज यहाँ एलसीएम में मल्टीपल है और एचसीएफ में फैक्टर है। मल्टीपल ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है, मल्टीपल ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बड़ा नंबर है और लोअर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो छोटा नंबर है। अच्छा, अब ये सवाल है कि ये निकलते कैसे हैं। अब जूनियर क्लासेस में कहीं 6, 7, 8 में हम ये पढ़कर आ चुके, बुक 1 में हमने ये पढ़ा होगा कि भाई 3 नंबर्स या 2 नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम निकालें। तो हम बुक 1 में कैसे पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे, ये चीज अभी हम थोड़ा सा देख लें। अभी आप लोग सुने पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा किस ऑर्डर में लिखना है, क्या लिखना है, ताकि आप लोगों को पता हो उसी हिसाब से। सही है ना?
एक मिनट दे मुझे, एक मिनट दे। चले भाई, वापस आ जाते हैं। थोड़ी सेटिंग कर रहा था, थोड़ा बेहतर बना रहा था चीज़ों को। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलते हैं, तो ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं HCF। तो अगर मुझे कोई कह रहा है क्या 48, 60 और 120 का HCF निकालें, तो इसका मतलब है मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, मल्टीपल नहीं चाहिए, फैक्टर चाहिए जो कि छोटा नंबर होता है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। एक तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए वो, और दूसरा ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड करता हो, जो तीनों का फैक्टर हो। तो बताएं पहला वो नंबर कौन सा है जो तीनों का फैक्टर है। वेरी गुड, 2। जबरदस्त। आपने कहा पहला नंबर है जो तीनों को जो डिवाइड करता है, दैट इज 2। 224 जा, 230 जा एंड 260 जा। अच्छा, दूसरा नंबर बताएं जो दोनों को डिवाइड करता है, जो तीनों को डिवाइड करता है, जो तीनों का फैक्टर है। आपने कहा फिर से 2। 212 जा, 215 जा, 230 जा। आपने कहा अब कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। वेरी गुड, आपने कहा 3। 3 4 जा, 3 5 जा, 3 10 जा। आपने कहा अब कौन सा नंबर है जो तीनों का फैक्टर है। वेरी गुड, अब नहीं हो सकता। देयर इज नो नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ ऑल थ्री। जितने फैक्टर्स थे मैंने निकाल लिए, जितने फैक्टर्स थे मैंने निकाल लिए, लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे मैं पहुंच गया। मजीद कोई फैक्टर्स है ही नहीं जो तीनों के फैक्टर्स हैं। तो 2 दोनों का फैक्टर था, दोबारा 2 था, फिर 3 था। तीनों के फैक्टर्स थे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मैं बात करूं ना, इट वुड बी 2 इंटू 2 इंटू 3, या आई कैन से 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अगर मुझे पूछा जाता है कि बताएं नंबर क्या है HCF, तो आप कहेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जिस बड़े मैथमेटिशियन से चाहें जाएं और पूछें कि 48, 60 और 120 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो आप कहेंगे, आपको जवाब मिलेगा 12। क्योंकि 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 10 जा 120। 12 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो तीनों का फैक्टर हो। इसका मतलब तीनों का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 12। हाँ, 4 भी है फैक्टर, 3 भी है, 6 भी है, ये सब फैक्टर्स हैं तीनों के, लेकिन इनका सबसे बड़ा फैक्टर है 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीकेकार क्या है कि जब तक तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकल रहा होता है हम वर्किंग को जारी रखते हैं। जहां जहां तीनों नंबर्स का फैक्टर निकलना बंद हुआ वहां वर्किंग को रोक देते हैं। HCF निकालने का तरीकेकार क्या सीखा है, बचपन में सीखा है, रिकॉल करवा रहा हूं सारा। तीनों के कॉमन नंबर्स जो तीनों के फैक्टर्स हैं उसे लेते हैं और तब तक प्रोग्रेस करते रहते हैं, तब तक प्रोसीजर चलता रहता है जब तक तीनों के कॉमन नंबर्स, तीनों के फैक्टर्स निकल रहे हों। जहां तीनों के दरमियान कोई कॉमन नंबर नहीं रहता, कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता, हम वहां रुक जाते हैं और हम कहते हैं ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट LCM।
हम बात करते हैं एलसीएम की। फिर वही रिक्वायरमेंट है, मुझे जो है वो 48, 60 और 120 का एलसीएम निकालना है। 48, 60 और 120 का एलसीएम निकालना है। तो स्टार्ट लेना है 2 से, सबसे पहला प्राइम फैक्टर होता है 2, 2 से स्टार्ट लेना है। 24, 30, 60, फिर 2 में आ जाए, 12, 15, 30। अच्छा, अब हालांकि तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 को ही लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 ही है ना, तो 2 को ही दोबारा लिखेंगे, बेशक 2 नंबर्स हो रहे हो या एक नंबर हो रहा हो। लेकिन जब तक 2 से एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम की वर्किंग में 2 लेंगे। 2 6 जा 15 एज इट इज रहेगा। 2 15 जा, फिर दोबारा 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 2 3 जा 6, ये 15 एज इट इज, ये 15 एज इट इज। अब क्या भाई? 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 1 जा 1 जा, इसका मतलब 1 एज इट इज कॉपी हो गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो हमने अगर सोचा कि एलसीएम क्या आया, तो याद रखें एलसीएम के लिए एंड तक चलते हैं। एलसीएम में तब तक चलते हैं जब तक एंड में 1 1 1 ना आ जाए, जबकि एचसीएफ में तब तक चलते हैं जब तक तीनों नंबर्स में कॉमन निकल रहा हो। जहां तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता वहां रुक जाते हैं, लेकिन एलसीएम में नहीं रुकते। जब तक नंबर्स हैं, जब तक 1 1 1 नहीं हुए, तब तक चलते रहेंगे, प्रोसेस चलता रहेगा तब तक। तो एलसीएम क्या हो गया भाई? 1 2 3 4, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम हो गया 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, बात वक्त कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताओ। तो अगर एचसीएफ को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स देना है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 ही आंसर होगा। लेकिन अगर एचसीएफ का फाइनल आंसर देना है तो 12। ये एचसीएफ का आंसर है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और ये जो एचसीएफ है 12, ये फाइनल आंसर है कि एचसीएफ है क्या। इसी तरह ये एलसीएम भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। दिस इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और इसका फाइनल आंसर देना है तो जरा सोचें। 2 पावर 4, 16 इंटू 3, 16 इंटू 15, तो 160 एंड 80, 240। तो एलसीएम आ गया 240। फाइनल आंसर, फाइनल नंबर लिखा है मैंने, फाइनल आंसर लिखते चलो। दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर फाइनल आंसर पूछा है तो एक अलग बात है कि वो नंबर क्या है। अगर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मांगा है तो ऐसे देना है। सही है। अच्छा, अब मुझे एक और कमाल की बात बतानी है। उस कमाल की बात बताने से पहले जितना अभी तक हमने लिखा है उसको मैं कॉपी करने के लिए बोर्ड को एक तरफ कर रहा हूँ। 1 मिनट मुझे दें आप, पहले मैं इसको सेट करूँ, फिर आप लोग एक साथ लिख लीजिएगा।
चलिए डालो, कॉपी शुरू कर दें, या अगर छोटा नजर आ रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। पहले ये इतना लिख लें, फिर मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा। फटाफट कॉपी कर लें, मल्टीपल्स लिख लें, फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल वर्सेस फैक्टर्स। फिर मैंने स्मॉल नंबर्स, एंड्स एट 12, ये सारी बातें जो बेसिक लिखी हैं इसको भी लिखें ताकि जहन में बैठे। फैक्टर्स मल्टीपल्स के बारे में लिखें। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या है, कैसे निकलते हैं, 48, 60 और 120 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालें। कि मैं इसको क्या करता हूँ, इसको साइड पे कर देता हूँ। सही है, चलिए एक ही साथ आ गया ये सब, इसी स्क्रीन पे आ गया, पूरा लिख लें, अच्छी तरह कॉपी कर लें। कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, डन लिख दीजिएगा।
अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने तकरीबन लोगों ने कॉपी कर लिया है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब एक ऐसी टेक्निक सिखानी है एचसीएफ और एलसीएम की। एक टेक्निक तो मैंने आपको बताई कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ तब तक निकालते हैं जब तक तीनों में कॉमन निकल रहा हो, या दो नंबर्स होंगे दोनों में कॉमन निकल रहा हो, 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो तीनों में कॉमन निकल रहा हो, 4 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो चारों में कॉमन निकल रहा हो, और एलसीएम में एंड तक जाते हैं। अब हमें ये सीखना है होता क्या है, एग्जामिनर पास पेपर्स में किस तरह से टेस्टिंग करता है। वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन बुक, टेक्स्ट बुक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास पेपर्स, क्योंकि एग्जामिनर किस तरह टेस्ट करता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस। तो एग्जामिनर का स्टाइल ये है कि वो सबसे पहले कुछ नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स देता है और कुछ को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करवाता है। तो अब मैंने कहा कि अगर लेट सपोज 48, 60 और 120 में से उसने कहा कि 120 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करो और 48 और 60 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करके दे दिया, तो मेरे पास तीनों नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होने के बावजूद भी मुझे पूरी लंबी वर्किंग करनी पड़ेगी एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए? सवाल जहन में आता है? तो जवाब है नो। We should utilize these prime factors to find HCF and LCM. देखिए 48 है 2 पावर 4 इंटू 3, 60 है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और 120 है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। सही है भाई, ये आ गया हमारा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इनका क्या निकालूं। तो मैं पहली लाइन में इनका HCF निकाल रहा हूं और दूसरी लाइन में मैं इनका LCM निकाल रहा हूं। अब HCF और LCM के लिए एक लाइन मैंने लिखवाई है। HCF के लिए और LCM के लिए एक लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो लाइन है फॉर LCM टेक ऑल नंबर्स विद हाईएस्ट पावर्स। LCM के लिए क्या करना है? वी टेक ऑल नंबर्स विद हाईएस्ट पावर्स। तो 48, 60 और 120 का जब LCM निकालूंगा ना, तो मैं हर नंबर को देखूंगा और हर नंबर की मैक्सिमम पावर लूंगा। तो अगर मैं देख स्टार्ट करूं तो 2 48 के पास भी है, 2 60 के पास भी है, 2 120 के पास भी है। अगर ये 2 किसी एक के पास भी होता तो भी लेते, 2 एक के पास भी होगा तो भी लेंगे, लेकिन अगर 2 सबके पास है तो कौन सा वाला लेंगे? वो जिसकी हाईएस्ट पावर है। तो एक तो बात ये हुई कि हर नंबर को लेना है, एक बात तो ये है कि हर नंबर को लेना है, और दूसरी बात ये है कि हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। तो 2 पावर 4, 2 पावर 2, 2 पावर 3 में 2 लेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर होगी 2 पावर 4। अभी एलसीएम निकाल रहे हैं पहले। टेक ऑल नंबर्स विद हाईएस्ट पावर्स। अच्छा, फिर 3 को लेंगे तो 3 की पावर क्या लेंगे? व्हाट विल बी द पावर ऑफ 3? 3 पावर 1। क्यों भाई? क्योंकि हर नंबर को लेने की इंस्ट्रक्शन है, 3 को लेना है, लेकिन 3 की पावर यहाँ के ऊपर भी 1, 48 के पास भी 1, 60 के पास भी 3 की पावर 1, 128 के पास भी 3 की पावर 1। तो 3 सबके पास है, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 ही है, तो 3 रहेगा। फिर 5, फिर 5 हालांकि 2 के पास है, 2 के पास क्या सिर्फ एक के पास होगा तो भी लेंगे, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या है? टेक ऑल नंबर्स, और वो भी हाईएस्ट पावर्स। और यहाँ सही है तो मैं 5 लूंगा, और जो पावर हाईएस्ट है वो 1 है, तो हमने 5 को ले लिया। अच्छा, अब एचसीएफ की बात करते हैं।
टेक कॉमन नंबर, सिर्फ वो नंबर लेने जो तीनों में कॉमन है। अगर 3 नंबर्स के एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सिर्फ वो लेने जो तीनों में कॉमन है, और पावर भी लोएस्ट होगी। जाहिर सी बात है, कॉमन तो लोएस्ट ही पावर होती है। तो मैं कह रहा हूँ 2 पावर 4, 2 पावर स्क्वायर, 2 पावर 3, 2 इज द कॉमन नंबर, और इनमें जो कॉमन होगा वो होगा 2 स्क्वायर। तो कॉमन नंबर है 2 और लोएस्ट पावर है 2, तो मैंने कहा 2 पावर 2। फिर एक और कॉमन नंबर नजर आ रहा है, एंड दैट इज 3, और पावर जो है वो 1 ही है, सबके पास ही पावर 1 है, लोएस्ट का मसला ही नहीं है। ये हो गया 2 स्क्वायर × 3। सही है, एक तो ये हो गया। मैं इसका एक और एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि बात मजीद समझ आ जाए। अच्छा, ये 2 नंबर्स हैं और मुझे कहा जा रहा है इसका इनका एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। तो क्या होगा एचसीएफ और क्या होगा एलसीएम, बताएं जरा। मुझे कहा जा रहा है 2³ × 5² × 7 और 3² × 5 × 7², इनका एलसीएम बताएं। तो एलसीएम के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? टेक ऑल नंबर्स विथ हाईएस्ट पावर्स। तो इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मुझे बताएं, कोई जवाब दे कि क्या होगा एलसीएम। सब बच्चे खामोश बैठे हुए। 2³ 3² 5² 7²। वेरी गुड जैनब, परफेक्ट आंसर। बाकी सबका आंसर गलत रहा, सिर्फ एक आंसर सही आया, एंड दैट इज फ्रॉम जैनब। वेल डन जैनब, जबरदस्त। तालियां हो जाए, घर पे अपनी तालियां बजाएं जैनब के लिए। वेरी गुड जैनब। इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें। फॉर एलसीएम टेक ऑल नंबर्स विथ हाईएस्ट पावर्स। टेक ऑल नंबर्स विथ हाईएस्ट पावर्स। तो अगर मैं देखूं तो 2 एक नंबर है और हाईएस्ट पावर है 3। हालांकि 2 किसी और के पास नहीं है, एक ही तरफ है 2, लेकिन जिसके पास 2 नंबर है, एक नंबर है दूसरा नंबर है, 2 बेशक जिसके पास भी है, पावर हाईएस्ट है 3, 2 पावर 3। उसके बाद 3 है और विद द हाईएस्ट पावर ऑफ 2। 5 तो दोनों जगह है लेकिन हाईएस्ट पावर है 2। 7 दोनों जगह है लेकिन हाईएस्ट पावर है 2। तो 2³ × 3² × 5² × 7²। और फॉर एचसीएफ टेक कॉमन नंबर्स with lowest powers. For HCF, take common numbers with lowest powers. Very good. 5 multiplied by 7, जबरदस्त। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, लेकिन लोएस्ट पावर है 1, तो मैंने कहा 5। 7 7 7 की पावर लोएस्ट है 1। 7 इज अ कॉमन नंबर बट द लोएस्ट पावर इज 1, तो एचसीएफ हो गया 5 × 7, बट द एलसीएम इज 2³ × 3² × 5² × 7²। ये पेपर 1 का टॉपिक है, नॉर्मली पेपर 1 में टेस्ट होता है। तो कभी कभार अगर लेट सपोज मुझे कहा जा रहा है एचसीएफ फाइनल आंसर बताओ, नंबर क्या है, तो मैं 5 7 35 कहूंगा, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए मुझे बगैर कैलकुलेटर के मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पेपर 1 इज विदाउट कैलकुलेटर एंड पेपर 2 इज विद कैलकुलेटर, दैट वी नो। तो एलसीएम इज 2³ × 3² × 5² × 7²। बहुत बड़ा आंसर आएगा, लेकिन इतने बड़े आंसर को वो शायद विदाउट कैलकुलेटर करके करवाने का मुश्किल है, लेकिन करने का उसका भी तरीका है। तो अगर वो कहेगा तो सही है, वरना ज्यादातर वो यही कहता है कि एक्सप्रेस एचसीएफ एंड एलसीएम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जिस फॉर्म में हमने अभी दिया हुआ है वही फॉर्म है जो एग्जामिनर मांगता है। ये बात, ये लाइनें एचसीएफ एलसीएम की, इसको कॉपी कर लें, एग्जाम्पल को कॉपी कर लें। दोनों एग्जाम्पल्स को कॉपी कर लें। एक तो हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल जो चल रहा था वो हम चेक कर सकते हैं, आंसर मैच कर रहा है, और दूसरा जो मैंने एक और एग्जाम्पल करवाया वो भी देख लें। इसको एग्जाम्पल नंबर 2 कह देता हूँ।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब एक और चीज है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स because examiner usually asks us to express irrational numbers कि भाई बताओ following numbers are there, which are the irrational numbers? So we should be knowing the difference between rational and irrational numbers. तो आइए डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form a over b, where a and b are integers. रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि a over b फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हों, where a and b are integers. अच्छा, मैं आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और तमाम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, पहले थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर इस पे आ जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक होती है कैटेगरी रियल नंबर्स और एक कैटेगरी होती है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनका नॉर्मल सिनेरियो में कोई आंसर नहीं आता, जिसमें मैथ एरर आ जाता है। जैसे एग्जांपल, रूट ऑफ -3 या रूट ऑफ -2 या रूट ऑफ -4। हमें पता है कि रूट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तमाम नंबर्स कौन से भाई? दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या है? हर किस्म का नंबर रियल है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे होल नंबर हो, वो सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स है जो एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स जो इमेजिनरी एग्जिस्ट नहीं करते, नेगेटिव, जिसका आंसर कैलकुलेटर नहीं दे पाता। फिर रियल नंबर्स का सबसेट, मतलब रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कुछ नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, और रियल नंबर्स में कुछ ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो a ओवर b फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकें, और इरेशनल वो होते हैं जो a ओवर b फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। एग्जांपल्स वगैरह भी हम सब देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दो किस्म के नंबर्स हैं, रियल, इमेजिनरी। कैलकुलेटर में मैथ एरर जिन नंबर्स का आता है वो हैं इमेजिनरी नंबर्स, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, -4। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी नंबर है। और रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। रैशनल वो जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं, इरैशनल वो जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते। अच्छा, रैशनल में अब क्या मजीद, रैशनल नंबर्स में क्या क्या शामिल है? रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल शामिल है। रैशनल में क्या क्या शामिल है? तो रैशनल जो है उसमें है सबसे पहले इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो है ना, वो याद रखें नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। देखिए -2, नेगेटिव -3 से पीछे भी जाएगा मामला। -3, -4, -5, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इंटीजर्स क्या है? जो होल नंबर्स है, लेकिन इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी इंटीजर है। याद रखें, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। कोई मुझे कहे कि जीरो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव, कहूंगा जीरो इज एन इंटीजर विच इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, न्यूट्रल है ये, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स। वी हैव टू रिमेंबर दिस। जीरो इज एन इंटीजर, याद रख लें, लिख लें। जीरो जीरो इज एन इंटीजर। सही है, ये बात आप जहन में बिठा लें, लिख भी दिया मैंने। तो फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स में क्या क्या आ रहा है। इंटीजर्स के नीचे आ रहे हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं?
होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो मैंने कहा 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते होल नंबर्स ही हैं, लेकिन 0 शामिल नहीं है। तो हमने क्या सीखा? अब देखिए इसको क्या कहें, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, डेसिमल्स नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स है, लेकिन 0 शामिल नहीं है। होल नंबर्स क्या है? तमाम नेचुरल नंबर्स प्लस 0। इंटीजर्स क्या है? तमाम होल नंबर्स 0 से 4 तक, 0 से इंफिनिटी तक, और नेगेटिव होल नंबर्स भी, वो भी इंटीजर्स का पार्ट है। होल नंबर्स इटसेल्फ कभी नेगेटिव नहीं होते, लेकिन इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। और रैशनल नंबर क्या है? फ्रैक्शंस, वो जो नंबर जो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो सकते हो। सही है भाई, ये मैंने पूरा नंबर सिस्टम समझा दिया, अभी मैं लिखवा भी रहा हूँ उसको, बल्कि लिख लें पहले, नंबर सिस्टम लिख लें, फटाफट लिख लें नंबर सिस्टम। ये जो नंबर है सारे मैंने लिखे, इसको फटाफट अपने पास लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चले मैं आगे बढ़ते हैं। रैशनल इरैशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो फिर मैं एक दफा डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। रैशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म a over b। तो मैं कह रहा हूँ इज 2 अ रैशनल नंबर? इज 2 अ रैशनल नंबर? क्या 2 रैशनल नंबर है? 2 नंबर जो है, नंबर 2, इज इट अ रैशनल नंबर? यस। अभी तो हमने बताया कि जितने भी नंबर्स हैं रैशनल के नीचे आ रहे हैं ना, सेट्स में कॉन्सेप्ट है सब सेट का, सेट्स भी पढ़ेंगे वक्त आएगा तो रैशनल नंबर्स के सब सेट्स हैं ये सारे। मतलब रैशनल के नीचे जितने भी आ रहे हैं ना, वो सब रैशनल है। मतलब इंटीजर्स भी रैशनल है, होल नंबर्स भी रैशनल, नेचुरल नंबर्स भी रैशनल है। जैसे रियल नंबर्स के नीचे रैशनल इरैशनल दोनों आ रहे हैं ना, तो इरैशनल नंबर्स भी रियल है, रैशनल नंबर्स भी रियल है। और रैशनल के नीचे जितने भी आ रहे हैं वो तमाम रैशनल हैं। इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये तमाम रैशनल है। सर 2 तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है,
भाई कभी कोई भी गलती से भी ऐसी बात मत करना, जब कोई नंबर होल नंबर हो, इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो क्या होता है भाई? वेरी गुड, 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी रैशनल नंबर है। अच्छा मैं क्या हूं 0.2, 0.2 क्या 0.2 रैशनल नंबर है? यस और नो? यस, 0.2 इज अ रैशनल नंबर। हाउ कम सर, कैसी बात कर रहे हैं? तकरीबन जवाब यस की तरफ है वैसे, माशाल्लाह से, वेरी गुड। लेकिन 0.2 जिसने कहा नो, तो क्यों नहीं है भाई? कैन इट नॉट बी कन्वर्टेड टू ए ओवर बी फॉर्म? ऑफ कोर्स इट कैन बी कन्वर्टेड। 0.2 एक्चुअली मींस, हमने सीखा था ना 0.2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो 0.2 कन्वर्ट हो जाएगा 2/10 फॉर्म में, और सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1/5। फ्रैक्शन फॉर्म में तो कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा मैं कहता हूँ 0.4532, क्या 0.4532 रेशनल नंबर है? वेरी गुड, यस। व्हाई? बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू 4532। कितना आगे ले गया हूं मैं, कितने जीरो से मैंने मल्टीप्लाई करवाया है? 1 2 3 4, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10,000 से डिवाइड भी करूंगा। In mathematics, when we do a change, we do it twice, so that the net effect is 0. So it's 4532 upon 10,000. ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब इस तरह के डेसिमल्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। सर ये तो हर चीज को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गलत बात है। तो फिर इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं? तो एक बहुत मशहूर जमाना एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर की, वेरी गुड दानिश, वेरी गुड। irrational numbers are those numbers which cannot be expressed in the form a over b, और इसकी सबसे पहली एग्जांपल है पाई। सबसे पहली एग्जांपल क्या है? पाई। अच्छा अब सवाल यहाँ ये आता है, सर पाई तो बचपन से हमें बताया जा रहा है 22/7 होता है। पाई तो हमें बताया जा रहा है 22/7 होता है। तो भाई कैलकुलेटर पे डाल, अच्छा देखें, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो भाई फिर हमने सर ऐसा क्यों जूनियर क्लासेस में हम क्यों इस्तेमाल किया करते थे पाई को 22/7? क्योंकि बुक में लिखा होता था टेक द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 22/7। वो ये नहीं कहता था द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, टेक द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 22/7। व्हाई? टू अवॉइड डेसिमल्स, सो दैट विदाउट कैलकुलेटर वी कैन वर्क। ये इसलिए करवाया जाता था ताकि बगैर कैलकुलेटर के हम काम कर सकें। लेकिन अब जब हम सीनियर क्लासेस में हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि पाई की असल वैल्यू 22/7 नहीं है, और हमें बताया जाता है कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 3.142। कहीं कहीं हमें यह भी बताया जाता है कि पाई की वैल्यू को 3.142 लो। तो अगर, तो एग्जामिनर सीआई का क्या कहता है कि अगर कभी पेपर 2 में पाई का इस्तेमाल आ जाए ना, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है पता है? अगर एग्जामिनर ने बोला है कि आंसर को इन टर्म्स ऑफ पाई दो, तो फिर इन टर्म्स ऑफ पाई देना है। गिव आंसर्स इन terms of pi if required by examiner, या मैं कहता हूं if stated। सही है। अच्छा, यूज कैलकुलेटर वैल्यू। एग्जामिनर कहता है या तो कैलकुलेटर वैल्यू जो पाई की है वो इस्तेमाल करो, और यूज 3.142, या पाई की जगह 3.142 इस्तेमाल कर लो, लेकिन गलती से भी 22/7 यूज मत करना। हाँ अगर पेपर 1 में उसने स्टेट कर दिया
अगर कभी पेपर 1 में उसने स्टेटेड इफ, अगर पेपर 1 में उसने स्टेट किया, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, अगर पेपर 1 में एग्जामिनर ने स्टेट कर दिया कि भाई पाई की वैल्यू को 22/7 लो, पेपर 1 में तो उसने ये तक भी कहा कि वैल्यू ऑफ पाई को 3 ले लो, टेक द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 3, तो क्या 3 पाई की वैल्यू हो गई? नहीं, सिर्फ आसानी के लिए पेपर 1 में कहा जाता है, वरना पेपर 1 में भी कहा जाता है कि गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, और पेपर 2 में भी कभी कहता है गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर कुछ ना लिखा हो, फाइनल आंसर देना हो, तो या तो कैलकुलेटर वैल्यू पाई की इस्तेमाल करें या 3.142, तो कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए था। अभी हालांकि हम इस्तेमाल आजकल नहीं कर रहे, पेपर 1 का काम कर रहे हैं, बट स्टिल हाथ में रखा करें, तभी इस्तेमाल हो सकता है। तो जरा पाई टाइप करें, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो कैलकुलेटर वाली है वो क्या है? 3.141592654, और ये भी चलती जा रही है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर में इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है नंबर्स बताने की। इर्रेशनल वैल्यू है, इर्रेशनल नंबर है, और ये चलता जा रहा है, लेकिन कैलकुलेटर ने उतना ही बताया जितना वो बता सकता है, जितनी उसकी औकात है। तो कैलकुलेटर वैल्यू देखें आप 3.142। अच्छा, अगर मैं 22/7 को राउंड ऑफ करूं ना, तो 22/7 की वैल्यू क्या आ रही है? 3.14, राउंड ऑफ करें तो 3.14 2857 समथिंग समथिंग, तो राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 3.143। जबकि अगर पाई को राउंड ऑफ करें ना 3 डेसिमल प्लेसेस में, पाई की एक्चुअल वैल्यू को राउंड ऑफ करें ना, एक्चुअल वैल्यू अगर राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो आंसर आ जाएगा 3.142। इसीलिए 3.142 लेना सुटेबल है, क्योंकि अगर पाई की एक्चुअल वैल्यू को 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ किया जाए तो 3.142 आ जाता है। लेकिन 22/7 तो किसी सूरत नहीं बनता, क्योंकि 22/7 की जो वैल्यू है वो तो 3.143 है थोड़ा करीब, लेकिन फिर भी इतना करीब नहीं जितना 3.142। इसीलिए मुमानियत है 22/7 को नहीं लिखना। 22/7 itself is a rational number, but 22/7 is not the value of pi, and that is why we call pi a irrational number। और अगर आप कैलकुलेटर में पाई लिखने के बाद फ्रैक्शन के ऑप्शन को दबाएं, कैलकुलेटर में एक फ्रैक्शन का ऑप्शन है a होल b अपॉन c जो मिक्स में करता है, और एक ऑप्शन है d अपॉन c, एक ऑप्शन है d अपॉन c, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में काम आता है। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू के साथ ये ऑप्शन दबाएं तो कैलकुलेटर कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, कैलकुलेटर विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट। क्योंकि कैलकुलेटर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो आप कह रहे हैं ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर की पहली मिसाल, इर्रेशनल नंबर का जो पहला एग्जांपल है वो है पाई। सही है भाई? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, पहला एग्जांपल है पाई। और कौन सा एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर का? तो हम कहेंगे तमाम स्क्वायर रूट्स ऑफ दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, उन नंबर्स के स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √7, बल्कि √6 भी है, √7 भी है, √8 भी है, √9 नहीं। क्यों? क्योंकि √9 तो 3 है, और √9 3 है मतलब 3/1 है, मतलब रैशनल नंबर है, तो √9 नहीं, √16 नहीं, तो √9 और 16 के दरमियान √10, √11 से लेकर √15 तक गोज ऑन एंड ऑन, √16 नहीं, फिर √25 से पहले पहले तक सारे। तो तमाम उन नंबर्स के स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, नॉट नेसेसरी। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स ये बात जरूरी नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, इर्रेशनल नंबर्स वो हैं जो उन नंबर्स के स्क्वायर रूट हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इंटीजर आता है, ये हम पिछली क्लास में सीख चुके।
कि स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ बतानी है, जिसके बाद क्लास को इंशाल्लाह खत्म करेंगे, और वो इंटरेस्टिंग बात ये कि एग्जाम का एक सवाल आया, और आया नहीं बल्कि आता रहता है। एग्जाम में एक सवाल आया, और वो सवाल क्या है, एक मिनट रुके। द क्वेश्चन इज, एक एग्जाम्पल जो पास में सवाल आता है उसका, राइट डाउन an irrational number between 11 and 12। 11 और 12 के दरमियान कोई irrational नंबर बताओ। 11 और 12 के दरमियान कोई irrational नंबर बताओ। तो है कोई जो बताए? क्लास के अंदर कोई बताना चाहेगा? ट्राई जरूर करें। आगे वही बढ़ते हैं जो कोशिश करते हैं, कदम चलाना जरूरी है। अब ये सबसे बड़ी गलती है। अभी हम सीख के आ चुके हैं कि भाई 11.5 क्या इरेशनल है, रैशनल है? डेसिमल में? कैसे डेसिमल में? अभी तो मैंने सिखाया कि डेसिमल भी रैशनल नंबर होते हैं भाई। 0.2 0.4532 तक डेसिमल रैशनल नंबर है। तो फिर 11.5, 11.5 तो रैशनल है। हाँ, 11.5 तो भाई सिंपल सिंपल रैशनल है ना। 11.5 इज इक्वल टू 115 अपॉन 10। तो सीधा सीधा रैशनल है। तो एक रैशनल नंबर बताना है जो 11 और 12 के दरमियान है। नहीं आया जवाब कोई? सुने अब, irrational numbers between 11 and 12 अगर कभी निकालना हो तो तरीका सुने। 11 को स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखें तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 121। 12 को अगर मैं लिखूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 144। राइट डाउन एन इरेशनल नंबर बिटवीन 11 एंड 12। तो 11 को अगर मैं स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखूं ना, तो 11 का स्क्वायर 121 किया और स्क्वायर रूट लगा दिया। तो मैं कह रहा हूं 11 इज सेम एज रूट 121, 12 इज सेम एज रूट 144। अब रूट 121 से रूट 144 के दरमियान जो नंबर्स होंगे वो तमाम इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट्स होंगे और जो इंटीजर नहीं देंगे। तो अब तमाम वैल्यूज हैं रूट 122, रूट 123, रूट 124 से लेकर चलते जाए रूट 143 तक। किसी बच्चे ने रूट 122 दिया, किसी ने रूट 123 दिया, किसी ने रूट 143 दिया। ये तमाम नंबर्स हैं इर्रेशनल, जो कि 11 और 12 के दरमियान है। आप क्या चेक करें, कैलकुलेटर में टाइप करें रूट 122, आपका आंसर आएगा 11.0504536 और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कैलकुलेटर बेबस है बेचारा, नहीं कर पा रहा। और रूट 143 को ट्राई करें, 11.95826074, ये भी 11 के दरमियान आ रहा है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल है पाई, और बाकी स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं अगर क्यूब रूट की बात करूं, क्यूब रूट ऑफ दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, जैसे क्यूब रूट ऑफ 1 करूंगा तो आंसर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 करूंगा तो आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 करूंगा कोई आंसर नहीं आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 कर लूंगा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। तो तमाम वो नंबर्स के क्यूब रूट जो क्यूब नंबर्स नहीं है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर इज एन इंटीजर एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर।
तो स्क्वायर रूट अगर ऐसे नंबर पे लगाया जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। और इसी तरह क्यूब रूट अगर एक परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर पे लगाया जाएगा तो इंटीजर है। तो अगर क्यूब रूट अगर ऐसे नंबर पे लगाया जाए जो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो भी इर्रेशनल नंबर है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 कर लें, क्यूब रूट ऑफ 4 कर लें, क्यूब रूट ऑफ 5, 6, 7, 8 छोड़ के क्यूब रूट ऑफ 9 एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, चलती रहेगी कहानी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स के। सबसे पहला एग्जांपल है पाई, बाकी हैं उन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है और उन नंबर्स के क्यूब रूट्स जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। भारत 11 12 के दरमियान अगर हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कोई ऐसा नंबर जो इर्रेशनल है, तो इसका आसान सा तरीका बताया कि 11 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करें, रूट फॉर्म में लिख दें, रूट 121, रूट 144। अब रूट 122 से लेकर रूट 143 तक कोई भी एक आंसर आप देंगे आपको 1 मार्क मिलेगा। सारे आंसर्स नहीं देने, कोई भी एक आंसर देना है। सिर्फ रूट 122 दे दें सही है, सिर्फ रूट 143 दे दें सही है, कोई भी एक आंसर दे दें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है? लिख ले बेटा, जिसने अब तक लिखा नहीं है वो लिख ले। अच्छा, कॉपी कर लिया, उसके बाद टारगेट सुन लें। हमने 1A की तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जितनी पढ़ानी थी उतनी पढ़ा दी हैं। अगर कोई इक्का दुक्का ऐसी कोई नई चीज़ ऐसी कोई नज़र आएगी तो पास पेपर के सवाल के साथ देख लेंगे। जनरल बातें जितनी समझानी थी वो तमाम मैंने समझा दी हैं। और पास पेपर ओ लेवल क्लासिफाइड के पास पेपर आप लोगों ने ले लिए, पहले ये बताएं। पास पेपर्स ले लिए हैं? बस ज़बरदस्त। जिसको पास पेपर्स मिल गए हैं वो यूनिट 1A स्टार्ट कर सकता है। जिसको नहीं मिले उसके लिए मैं पिक्चर खींची हुई यूनिट 1A की वो भेज दूंगा, तो सवाल शुरू करें। जाहिर सी बात है जो अगली क्लासेज हैं पहली मंडे और वेडनेसडे वाली वो तो ईद वाले दिन तो क्लास हो नहीं सकती, तो इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास जो है वो नेक्स्ट सैटरडे ही हो सकती है। उससे पहले जो है वो आप लोग जो है वो तमाम सवाल की पिक्चर्स भेज देता हूँ। 50 सवाल तो 100 150 हैं। जिसके बाद बुक है वो तमाम सवाल करें, जिसके बाद बुक नहीं है उसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स खींची हैं 40-50 सवाल की उनके आंसर्स के साथ। तो सवाल शुरू करें आज से ही इंशाल्लाह स्टार्ट लें। पिक्चर्स में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।